अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अकील इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एग्रो फर्टिलाइज़र को। एग्रो फर्टिलाइज़र का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और इसको हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम लोग एग्रो फर्टिलाइज़र को डिस्कस करते हैं। इसके बारे में हम लोग जानने से पहले हम लोग जाएंगे SCS ट्रेड पे। हम लोग यहाँ पे गूगल पे जाकर लिखते हैं SCS ट्रेड और यहाँ पे हम लोग जाएंगे SCS ट्रेड पे और इसके बाद ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है गेट कोड, यहाँ पे जाके हम लोग लिखेंगे एग्रो फर्टिलाइज़र यानी ई फर्ट इसका सिंबल नेम है। तो इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है वो एग्रो फर्टिलाइज़र का कोई इस तरह का ओवरव्यू आ जाएगा। यहाँ पे आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन बेसिकली आ जाएगी। यहाँ पे ये जो आपको 81.28 लिखा हुआ है ये इसकी क्लोजिंग प्राइस आई है और टोटल जो लास्ट डे का वॉल्यूम था वो 3,97,000 था। इसकी अभी तक की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 108 बिलियन है, यानी 100 बिलियन 1 खरब और 8 अरब रुपया जो है उर्दू ज़ुबान में अगर मैं आपको इसको समझाऊँ तो इसकी अभी तक मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है इसकी जो करंट प्राइस होती है, इसके टोटल नंबर ऑफ अथोराइज कैपिटल ऑफ में जो शेयर्स होते हैं पेड ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जो है ना वो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाती है। उसके बाद इसका जो आप ये यहाँ पे देखें ईयर एंड दिसंबर है, इसका मतलब ये होता है कि जो इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो जो क्लोज़ किस मंथ में वो दिसंबर में क्लोज़ होती है। यानी कुछ कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जून में क्लोज़ होती हैं और कुछ कंपनीज़ की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो दिसंबर में क्लोज़ होती हैं। तो इसका जो ईयर एंड है वो दिसंबर है और इसका जो है वो हम लोग डिटेल में इसको और चेक करते हैं जी एग्रो फर्टिलाइज़र को। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस फंड होल्डिंग में आएंगे। फ़ंड होल्डिंग्स में हमें पता चल जाएगा कि इस कंपनी के अंदर किस किस ने इन्वेस्ट किया हुआ है। मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, तो वो भी एक दूसरे की कंपनीज़ में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ होता है। तो एग्रो फर्टिलाइज़र एक ब्लू चिप कंपनी है। तो आप ये देख लें इसके अंदर किस किस ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट किया। ये AKD इंडेक्स ट्रैकर फंड है। ये जो अकील करीम डेडी ग्रुप है उसने भी जो है वो इसके अंदर ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की हुई है। तकरीबन 427 मिलियन जो है वो इसने यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है। और इसके बाद अल हबीब एसेट एलोकेशन, ये जो बैंक अल हबीब की म्यूचुअल फंड है उसने यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। अल हबीब इस्लामिक, यहाँ पे अगर इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा ट्रैक कर दूँ और इसको मैं मंथ को क्लोज़ कर देता हूँ जी। तो ये देख लें जी, अल हबीब स्टॉक फ़ंड, अल मीज़ान इस्लामिक फ़ंड, अल मीज़ान म्यूचुअल फ़ंड्स। तो ये जो मीज़ान बैंक से रिलेटेड इसकी सब्सिडरी है अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट, उसने भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। आप यहाँ पे देखें अल अमीन इस्लामी डेडिकेटेड फ़ंड, ये भी कोई इसका फ़ंड है, उसने भी यहाँ पे ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की हुई है। और इसको अगर हम नीचे ट्रैक करें तो ये देखें जी, ये अल अमीन है तो अच्छी खासी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है। इस्लामिक डेडिकेटेड फ़ंड है, कोई इस्लामिक एसेट एलोकेशन फ़ंड है। उसके बाद अल फलाह GHB इस्लामिक पेंशन फ़ंड, ये जो बैंक अल फलाह से रिलेटेड जो है उन्होंने भी इसके अंदर ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की हुई है। उसके बाद आप ये देख लें जी, अल हमरा इस्लामिक स्टॉक फ़ंड, पेंशन फ़ंड, इस्लामिक एसेट, ये अल हमरा ग्रुप वालों ने इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद हम लोग इसको मज़ीद नीचे, बल्कि यहाँ पे हम लोग 20 को 50 कर लेते हैं और मज़ीद फिर हम इसको नीचे जाते हैं। ये देखें जी, इसके अंदर फैसल बैंक वालों ने भी जो है इन्वेस्टमेंट की हुई है। HBL वालों ने भी जो है ना वो HBL ग्रुप वालों ने जो HBL बैंक है उसने भी ठीक ठाक इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। उसके बाद ये देखें जी, JS बैंक ने भी जो है ना इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है। ये JS जो है वो करता है जहांगीर सिद्दीकी ग्रुप को, उसने भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की भी है। उसके बाद जी हम लोग मज़ीद नीचे जाते हैं तो ये देखें जी, KSE मीज़ान इंडेक्स फ़ंड, ये मीज़ान बैंक वालों ने, और लेक्सन MCB, ये जो मुस्लिम कमर्शियल बैंक है उसने भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये फिर मीज़ान डेडिकेटेड इक्विटी फ़ंड है, इसने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये NBP जो है वो नेशनल बैंक है, उसने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। और ये नेशनल NIT
उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया। UBL पाकिस्तान इंटरप्राइज, तो UBL बैंक वालों ने भी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इस लिहाज से आप इसको कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी मार्केट के बड़े बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब ने जो है ना वो इसके अंदर क्या किया हुआ, इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर आप लोग डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कि जो अच्छी कंपनी हो, तो उसमें एग्रो फर्टिलाइज़र बहुत अच्छी कंपनी है। आप इसके अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर दें बनिस्बत आप जाएँ किसी म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड जो है वो आपका पैसा दोबारा इसी कंपनी में लगाए और यहाँ से प्रॉफिट ले के फिर अपना कमीशन और अपना प्रॉफिट निकाल के और बाद में जो आपको थोड़ा सा बचा कुछ प्रॉफिट होता है वो आपको दे। तो डायरेक्टली अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ऐसी कंपनीज़ में लाजमी जाकर इन्वेस्टमेंट कर दिएगा। ये यहाँ पे आपको जो है ना वो डायरेक्टली अच्छा एक रिटर्न देगी। तो चलते हैं जी अब हम लोग मज़ीद इसके पास। तो अब हम लोग इसकी फाइनेंशियल देख लेते हैं जी, बाकी तो इतनी इसमें कोई नहीं होती चीज़ें। तो इसका हम लोग ईयर फाइनेंशियल देख लेते हैं जी। ईयरली फाइनेंशियल देख लें जी। तो ये यहाँ पे इसका डाटा आ गया 2021 2020 यानी पिछले 5 साल का डाटा आ गया और 2021 की क्लोजिंग है, अभी तो 2022 जारी है। तो उसका अभी तक डाटा इसलिए नहीं आया क्योंकि दिसंबर की क्लोजिंग है। तो ये देख लें जी, इनकी सेल्स जो है ना वो बढ़ती जा रही हैं। तो तकरीबन इनकी जो सेल बन रही है ये ऊपर 30 भी आ रहा है। तो ये इसकी सेल है जी 10 लाख करोड़, ये 63 बिलियंस की इसने सेल किया 2017 में। उसी तरह 66 बिलियन, फिर 79 बिलियन, फिर 75 बिलियन और फिर 90 बिलियंस की इसकी सेल है। तो उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल सारा कुछ निकाल के तो उसने जो आखिर में इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो वो है जी 10 बिलियन। 2017 में 10 बिलियन था और अब 2021 में देखेंगे जी 21 बिलियन रुपीज़ का जो है ना वो प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट डबल हो गया जी 2017 से अगर हम उसको कंपेरिजन करें 2021 में। तो ये है जी इसकी कैश के बारे में है। तो कैश भी इसका जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन 2017 से अगर कंपेयर किया जाए 2021 में तो थोड़ा सा इसका डिक्रीज़ हुआ है। तो टोटल एसेट्स इसके देख लेते हैं जी, जो मेन है इसके टोटल एसेट्स में ये देख लें जी ठीक ठाक इजाफा हुआ है। ये 106 बिलियन था जो कि अब बढ़ के 128 बिलियंस हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट इसमें भी 25% का इजाफा हुआ है। और इसके बाद जो है वो इसकी लाइबिलिटीज़ में भी इंक्रीज़ हुआ है, वो 65 बिलियन से वो 83 बिलियंस में आ चुकी हैं। तो अब हम लोग इसका डिविडेंड देख लेते हैं जो मेन चीज़ है। तो 2017 में इसने ये 85% आप कह सकते हैं इसको अपना 8.5 रुपये इसने डिविडेंड दिया है। 2018 में इसने 11 रुपये दिया है, 2019 में इसने 130 रुपये दिया है, 2020 में भी इसने 130 रुपये दिया और 2021 में इसने 165 रुपये का डिविडेंड दिया है। और अभी 2022 का हम लोग डाटा देख लेते हैं। तो उस पर जाने से पहले हम लोग करते हैं जी इसकी क्वार्टरली फाइनेंशियल देख लेते हैं, उससे हमें 2022 का डाटा मिल जाएगा। और 2022 का आप लोग ये यहाँ से डाटा देख लीजिएगा। तो ये जो है ना ये आपको 2022 का आपको डाटा दे रहा है। और पिछले ये इसने कंपैरिजन किया हुआ है 2022 को 3 मंथ के साथ 2021 के 3 मंथ्स के साथ। तो यहाँ पे इसका 9 मंथ का पीरियड है, अभी तक 9 माह है, अभी तक दिसंबर क्लोजिंग नहीं हुआ। तो अभी तक 9 माह का जो ये है इसका ये जो आपको नज़र आ रहा है। तो 2021 में 9 माह में पिछले 9 माह में इसने जो है ना वो 15 अरब रुपये का प्रॉफिट कमाया था, लेकिन इस साल जो है ना वो इसका 9 अरब रुपये का जो है ना वो प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि इस साल जो है ना वो टैक्सेशन बहुत बढ़ गया। आपको पता चल गया होगा कि सुपर टैक्स लग गया। तो सुपर टैक्स की वजह से जो है ना वो ठीक ठाक जो है ना वो कंपनीज़ के प्रॉफिट को जो है ना वो डेंट लगा, यानी प्रॉफिट जो है ना वो ठीक ठाक रिड्यूस हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं जी जो मेन डिविडेंड इसने 2022 में कितना दिया है। तो ये यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं जी, ये देखें। और इसने अभी तक जो है ना वो 8.5 रुपये डिविडेंड दे चुका है। ये देखें 2022 के जो है ना वो डिविडेंड की अगर हम बात करें तो उसने 8.5 रुपये डिविडेंड दे चुका है। और दिसंबर की क्लोजिंग है तो हो सकता है ये 4-5 रुपये इसमें भी डिविडेंड दे देगा। तो 12 से 13 रुपये जो है ना वो इसका आप डिविडेंड आप अपने माइंड में रख सकते हैं। तो ये है जी इसकी फाइनेंशियल एनालिसिस। तो अब हम लोग चलते हैं जी इसकी टेक्निकल एनालिसिस पे इसका हम।
तो अब हम लोग जो है ना वो इसके टेक्निकल एनालिसिस पे चलते हैं, इसके चार्ट्स वगैरह को देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं जी, इसी वेबसाइट पे जाएंगे CS ट्रेड पे, और यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेंगे जी रियल टाइम एडवांस चार्ट। जी ये इसका चार्ट्स देख सकते हैं जी, बल्कि दुकेसी 100 इंडेक्स का। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जी ईफर्ट, इसका सिंबल नेम है एंग्रो फर्टिलाइज़र। तो ये जी आप इसका डाटा देख सकते हैं। फ़िलहाल जो है ना इसने अपना 26 अप्रैल को जो है ना वो अपना एक हाई बनाया है। मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट भी करता जाता हूँ। ये जो है ना ये इसने जो है ना वो अपना यहाँ पे एक हाई बनाया है। तो तकरीबन इसने अपना एक जो हाई बनाया था वो 102 का था, लेकिन उसके बाद आपको पता है अप्रैल के बाद थोड़ी सी मुल्क में अनसर्टेनिटी आ गई थी। वहाँ उस वक्त कोई इमरान खान साहब भी जो है वो चले गए थे और अपना नई गवर्नमेंट आ गई थी, तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी। तो उसके बाद जो है ना वहाँ से ये गिरना शुरू हुआ है, हालांकि इसके अपने रिज़ल्ट बड़े अच्छे हैं। और फिर ये देख ले जी यहाँ से गिरता गिरता करंटली जो है ना वो ये खड़ा हुआ है जी 81.28 पे। और इसने जो भी मज़ीद एक अपना नया लो बनाया था, यानी यहाँ से लेकर अगर आप देखें तो इसने ठीक ठाक जो है ना वो यहाँ से एक ऊपर गया, ठीक है ना। और फिर जो एक इसने अपना एक मज़ीद लो बनाया है, तो ये यहाँ पे इसने बनाया है जी, ये देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे इसने तकरीबन 77 या 80 से दरमियान जो है ना ये यहाँ पे जो है इसने अपना एक लो बनाया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे इसने एक अपना लो बनाया है। और यहाँ से लेकर अगर मैं आपको मज़ीद एक चीज़ भी बता दूँ कि करंटली इसकी क्या जो है वो सूरत हाल है, तो अगर आप ये यहाँ से देखें तो यहाँ से जो है ना ये कंसोलिडेशन फेज़ में चला गया। कंसोलिडेशन फेज़ ये होता है कि एक सर्टेन पॉइंट में ना स्टॉक जो है ना वो घूमता रहता है, यानी ना तो उससे ऊपर जाता है और ना ही जो है ना वो नीचे आता है। तो अगर आप ये चीज़ देखें तो ये देखें यहाँ से जो है वो रेजिस्ट हो रहा है और यहाँ से जो है ना वो ये सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से ये देखें, यहाँ पे एक बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है और यहाँ पे पहली बार इसने ये यहाँ पे सपोर्ट लिया है, दूसरी बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ से रेजिस्ट हुआ और करंटली अभी ये इस सर्टेन पॉइंट पे मौजूद है, 81 रुपीज़ में मौजूद है। तो ये काफ़ी अच्छा शेयर है। और अगर आप इसकी देख लें डिविडेंड कितना दे रहा है, तो ये 12-13 रुपये आपको डिविडेंड दे रहा है और काफ़ी ब्लू चिप स्टॉक है। अभी पीछे मैंने आपको इसकी फंड्स होल्डिंग भी बताई थी कि किस किस बड़े बड़े ग्रुप ने जो है वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसको अगर मैं मज़ीद थोड़ा सा अगर आपके लिए मैं इसके मज़ीद चार्ट्स को लेंथ कर दूँ तो इसको मैं वीकली डाटा पे देख सकता हूँ जी। तो वीकली पे भी ये पता चल रहा है जी कि ठीक ठाक ऊपर गया है। और यहाँ पे आप देख लें 100 रुपीज़ का इसने हाई बनाया और करंटली अभी ये कंसोलिडेशन फेज़ पे है। तो इसके अगर मैं इसको थोड़ा सा इंडिकेटर में जाकर RSI से जो है ना वो कंपैरिजन करूँ, तो RSI आप ये देख लें जी, करंटली इसका यहाँ पे तो अच्छा ही यहाँ पे वीकली हाई ट्रेंड में था, लेकिन उसके बाद जो है ना वो यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो गया है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, बड़ी आपके लिए अच्छी रहेगी। ये पॉइंट मैं आपको एक ज़बरदस्त सा पॉइंट बता रहा हूँ। ये देखें जी, ये इसको RSI से अगर आप लोग कंपैरिजन करेंगे तो आप लोग एक देख रहे हैं एक लाइन ड्रा की है जो कि बन रही है 45.6218 पे, यानी ये एक इंडिकेटर है RSI। इस पर मैं इंशाल्लाह जो है वो डिटेल वीडियो एक बार फिर बनाऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जूं 45 पे आता है, मैं अगर आपको ये बताऊं कि जूं ये एक 45 पे आया तो इसने क्या किया, यहाँ से सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे जो है वो झाँक के सपोर्ट लिया है। मैं एक बार ये ड्रा कर लेता हूँ सारी, एक बार यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे भी लिया इसने सपोर्ट लिया,
फिर यहाँ पे इसने फिर सपोर्ट ली है, ठीक है ना। तो ये देख लें जी, यहाँ पे पहली बार इसने सपोर्ट लिया 45 से, तो उसने यहाँ पे अपना ऊपर गया, यहाँ से फिर इसने 45 से सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पे इसने ऊपर गया, यहाँ पे फिर जो है ना इसने सपोर्ट लिया और यहाँ पे जो है इसने वो फाइनल एक अच्छी सपोर्ट लिया और यहाँ से सीधा जो है ना इसने अपनी पिछले जो जितने भी हाई थे, यानी ये इसका हाई था, इसने यहाँ पे इसको क्या किया, तोड़ा है और सीधा ये वहाँ पे चला गया, 100 रुपीज़ पे चला गया। तो इसका ये जो 45 पॉइंट है, ये बड़ा जो है ना इसका बड़ा ख़ास पॉइंट है। आप लोग ये देख सकते हैं कि पहले जो इसकी यहाँ पे ये सपोर्ट पॉइंट थी, अब वो यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस पॉइंट बन गई, यानी ये आप 45.62 है, 6162 को आप कह सकते हैं 45 से 47 के दरमियान। तो यहाँ पे आप इसकी क्या हो गई, ये रेजिस्टेंस बन गई है। अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ, ये अगर मैं इसको थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको सही आसानी से नज़र आए। तो ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे इसके है, यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस हुई है, एक बार रेजिस्टेंस हुई है, दूसरी बार यहाँ पे फिर दोबारा, अगर तो ये यहाँ से दोबारा नीचे आ जाता है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये आपको यहाँ पे ठीक ठाक नीचे आ जाएगा। लेकिन वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि आपने यहाँ पे देखें, पहले आपको ये शेयर पड़ रहा है अभी जी 80 से 82 के दरमियान पड़ रहा है, लेकिन अगर यहाँ से नीचे आ जाता है 70 पे आ जाता है या 65, तो ये एक अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि आपने पहले शेयर आपको महंगा पड़ रहा था, अब आपको ये शेयर जो है ना वो सस्ता मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप एक अपॉर्चुनिटी देख लीजिएगा, लेकिन उसके ख़रीदने से पहले एक चीज़ देख लीजिएगा, अभी जो नेक्स्ट वीक, अगर नेक्स्ट वीक को ये यहाँ से नीचे आ जाता है और उसकी जो क्लोजिंग बनती है वो 77 से नीचे आ जाती है, या यहाँ पे जो इसने प्रीवियस लो बनाया है वो से नीचे आ जाए, यानी 75 74 पे आ जाती है और यहाँ से रेजिस्ट करता है, तो इट मीन्स ये जो आप इसका पहले जो इसका ये सपोर्ट एरिया बन रहा था 45, अब वो इसका रेजिस्ट एरिया बन जाएगा। तो जूँ यहाँ से फिर जूँ ऊपर आएगा तो यहाँ से वो रेजिस्ट होता जाएगा और ये नीचे आता जाए। हो सकता है ये 60 पे भी आ जाए, हो सकता है ये 50 पे भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे एक और दो बार इसने रेजिस्ट कर चुका है और अगर यहाँ से दोबारा ये रेजिस्ट होता है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि यहाँ से जो है ना वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि मुल्क के जो इस वक्त हालात है वो ऐसे ही है कि कुछ भी हम लोग कह नहीं सकते। कि यहाँ से अगर कोई पॉलिटिकली मज़ीद अनसर्टेनिटी हो तो जो कि आपकी स्टॉक मार्केट को हिट करेगा, आपकी सेंटीमेंट्स नहीं कि मार्केट के अच्छे नहीं होगी, आपका आउटफ्लो ज़्यादा हो जाएगा, फ़ौरन इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी, तो फिर जो है ना वो यहाँ पे ठीक ठाक जो शेयर्स की प्राइसेस जो आ जाएँ वो महीने बाद या 2 महीने बाद आपको मज़ीद उसमें 20%, 30%, 40% जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको जो है ना वो शेयर जो है ना वो मज़ीद सस्ते मिलेंगे, ठीक है ना। तो कैसी लगी जी आपको आज की मेरी वीडियो, थोड़ा सा ये मैंने इसको डिटेल में करने की कोशिश की है। तो अगर इस तरह के आप चाहते हैं और भी मैं वीडियोस बनाऊं और तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं अगली वीडियो जो है वो कौन से स्टॉक्स को लेके आऊँ, किस स्टॉक्स पे बनाऊँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दिएगा और अपने दोस्त फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देगा। आने वाली नई वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।